पढ़ेंगे मुद्रा परिमाण का कैम्ब्रिज सिद्धांत। इससे पूर्व आपने मुद्रा परिमाण के फीसर सिद्धांत का अध्ययन किया। फीसर ने ये बताया कि मुद्रा का मूल्य मुद्रा के परिमाण से प्रत्यक्ष और आनुपातिक रूप से संबंधित होता है। मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन, किन्स आदि अर्थशास्त्रियों ने फीसर के परिमाण सिद्धांत में सुधार के रूप में कैम्ब्रिज व्याख्या दी, जो विशेषतः इंग्लैंड में अधिक मान्य है। इस व्याख्या को नगद शेष दृष्टिकोण, केस बैलेंस अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। नगद शेष दृष्टिकोण की उस मात्रा से संबंधित है मुद्रा की जो एक दृष्टिकोण मुद्रा की उस मात्रा से संबंधित है जो एक समय अवधि में विनिमय कार्य अथवा नगद भुगतानों के काम आती है। इसके विपरीत कैम्ब्रिज व्याख्या मुद्रा की उस मात्रा से संबंधित है जो लोग किसी समय बिंदु पर नगद कोष के रूप में अपने पास रखते हैं। इस प्रकार नकदी रूप में रखी गई धनराशि का उद्देश्य वस्तुओं तथा सेवाओं पर अपने अधिकार को सुरक्षित करना होता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की मांग का अर्थ नगद शेष की मांग है, जो कुल वास्तविक आय अर्थात अंतिम उपभोग के लिए वस्तु और सेवाओं के वार्षिक उत्पादन से संबंधित होती है। संपूर्ण वास्तविक आय का उपभोग का एक साथ उपभोग नहीं किया जाता, इसलिए नगद शेष की मांग संपूर्ण आय के एक भाग के बराबर होती है, एक हिस्से के बराबर होती है। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि मुद्रा की मांग वास्तविक आय के उस अनुपात के रूप से है जिसे मुद्रा के रूप में रखा जाता है। अब इसका विभिन्न कालखंड में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है। सबसे पहले बात आती है मार्शल का समीकरण। मार्शल का समीकरण इस प्रकार है, m बराबर ky प्लस k डैश a। यहाँ k m मुद्रा की मात्रा जिसमें चलन मुद्रा और बैंक में मांग जमा शामिल है, y मौद्रिक आय है, k आय का वो भाग है जिसे लोग मुद्रा के रूप में रखते हैं, a संपत्ति का मूल्य है, वैल्यू ऑफ एसेट्स, k डैश संपत्ति का वो भाग है जो लोग मुद्रा के रूप में रखते हैं। मार्शल का समीकरण आय और संपत्ति में विभाजित है जो अव्यावहारिक है। वास्तव में लोग अपनी आय को ही उपभोग के लिए काम में लाते हैं। अतः यदि संपत्ति वाला पार्ट हटा दिया जाए तो इसका संशोधित समीकरण इस प्रकार हो जाएगा, m बराबर ky। किसी भी वर्ष की कुल मौद्रिक आय उस वर्ष की कुल वास्तविक उत्पादन और कीमत के गुणा के द्वारा निकाली जाती है। y बराबर p इंटू ओ, समीकरण हो गया y बराबर KPO। इसलिए कीमत स्तर को मार्शल समीकरण में सम्मिलित करने पर समीकरण इस प्रकार हो गया, P बराबर M अपॉन KO। और यदि P के द्वारा वस्तु की एक इकाई की कीमत व्यक्त न करके मुद्रा की क्रय शक्ति को व्यक्त किया जाए तो ये रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम हो जाता है, P बराबर KO अपॉन M। दूसरे अर्थशास्त्री हैं पिगू। पिगू ने नगद शेष समीकरण को इस प्रकार से दिया है, P बराबर KR अपॉन M। इस समीकरण में वास्तविक आय को व्यक्त करता है, R जिसका किसी दिए हुए समय में उपभोग किया जाता है, K वास्तविक आय का वो अनुपात है जो मुद्रा के मूल्य के रूप में रखा जाता है, M मुद्रा की कुल मात्रा है, P जो है वो मुद्रा के मूल्य का सूचक है। लोग अपनी आय के रूप में रखने के अतिरिक्त बैंकों में भी पैसा रखते हैं। इसलिए इन जमाओं को यदि सम्मिलित कर लिया जाए तो इसका समीकरण इस प्रकार होगा, P बराबर KR अपॉन M इंटू C प्लस H इंटू 1 माइनस C, जहाँ C वह विधि ग्राह्य नगद राशि है जिसे जनता अपने पास रखती है, H बैंक जमाओं का वह अनुपात है जिसे बैंक अपने पास नकदी के रूप में रखता है। तो 1 माइनस C क्या हो गया, विधि ग्राह्य नगद शेषों का वह भाग जो लोग बैंकों में जमाओं के रूप में रखते हैं। यह समीकरण मांग की लोच को इकाई के बराबर मानता है। मुद्रा की मांग और उसकी क्रय शक्ति में विपरीत आनुपातिक संबंध है, अर्थात
कीमत स्तर और मुद्रा की पूर्ति में सीधा आनुपातिक संबंध है, जैसा कि मुद्रा के पारिमाणिक सिद्धांत की मूल भावना है। रॉबर्टसन ने नगद शेष समीकरण को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया है। P बराबर M/KT, जहाँ T जो है व्यापार की मात्रा है। अब है कीन्स का संशोधित समीकरण। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री कीन्स पिगू द्वारा दिए गए समीकरण में से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक नया समीकरण दिया जिसमें ये मान्यता थी कि उपभोग इकाइयों से संबंधित वास्तविक लेनदेन की एक निश्चित मात्रा लोग अपने पास वास्तविक शेष के रूप में रखते हैं। वास्तविक शेष तथा वास्तविक लेनदेन की मात्राओं में आपस में संबंध अपरिवर्तित रहने पर नगद शेष की मात्रा वास्तविक शेष में सम्मिलित उपभोग की इकाइयों द्वारा निर्धारित होती है। कीन्स का जो है समीकरण इस प्रकार है। P बराबर N/K प्लस RK डैश। यहाँ N नगद में चलन मुद्रा की मात्रा है, P एक उपभोग इकाई की कीमत है, K उपभोग इकाइयों की संख्या जिन्हें समाज नकदी के रूप में रखना चाहता है, R बैंकों के नगद कोष का उनकी जमाओं से अनुपात है और K डैश उपभोग इकाइयों की संख्या जिन्हें समाज बैंक में रखना चाहता है। अल्पकाल में K डैश और R स्थिर रहते हैं, तो सीधा संबंध किसके बीच में आ जाएगा? P और N के बीच में। कीन्स के समीकरण के अनुसार मुद्रा की मांग वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि जनता द्वारा नकदी के रूप में रखी जाने वाली मुद्रा पर भी निर्भर करती है। कीमत स्तर जो है लोगों की उपभोग संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, क्योंकि उसी आधार पर लोग अपनी आय का एक भाग नकदी के रूप में रखना पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं कि फीसर और कैम्ब्रिज समीकरणों में क्या समानता है और क्या अंतर है। दोनों ही सिद्धांतों में मुद्रा के परिमाण को मूल्य निर्धारण का कारक माना गया है, जैसा कि नाम ही है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। फीसर का समीकरण है तथा कैम्ब्रिज में रॉबर्टसन का समीकरण यदि मान लिया जाए तो कैम्ब्रिज समीकरण को फीसर समीकरण में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। दोनों ही विचारधाराओं में साख मुद्रा और बैंक निक्षेप का मतलब डिपॉजिट से है, को मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया गया है। अब दोनों विचारधाराओं में अंतर क्या है? फीसर ने मुद्रा को विनिमय का माध्यम माना है, यानी इस कार्य पर अधिक बल दिया है, जबकि कैम्ब्रिज विचारधारा में मूल्य संचय के कार्य पर अधिक बल दिया गया है। फीसर ने मुद्रा की पूर्ति को मूल स्तर में परिवर्तन का मुख्य घटक माना है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में मुद्रा की मांग को मुख्य रूप से माना गया है घटक। फीसर ने मुद्रा की मांग को स्थिर मानकर मुद्रा की पूर्ति को परिवर्तनशील माना है, जो मूल्य स्तर को प्रभावित करती है, जबकि कैम्ब्रिज विचारधारा में पूर्ति को तो स्थिर माना गया है और मुद्रा की मांग को परिवर्तनशील मान लेकर ये दर्शाने का प्रयास किया है कि मुद्रा का मूल्य मांग पर निर्भर करता है। फीसर का सिद्धांत दीर्घकालीन है और समय अवधि पर आधारित है, जबकि कैम्ब्रिज जो अल्पकालीन है और समय बिंदु पर आधारित है। फीसर का सिद्धांत मुद्रा की उस कुल मात्रा पर आधारित है जो आदान प्रदान के काम आती है, जबकि कैम्ब्रिज विचारधारा में मुद्रा की मात्रा का समन्वय उस नकदी मात्रा से है जो किसी समय विशेष पर जनता के द्वारा तरल रूप में अपने पास रखी जाती है। फीसर के सिद्धांत में मुद्रा के चलन वेग पर बल दिया गया है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में नगद संचित कोषों की निष्क्रियता पर बल दिया गया है, अतः दोनों परस्पर विरोधी हैं। फीसर ने मुद्रा मूल्य निर्धारण में उत्पादन और उपभोग सभी वस्तुओं का समावेश किया है, जबकि कैम्ब्रिज ने केवल उपभोग वस्तुओं को ही शामिल किया है। कैम्ब्रिज सिद्धांत की आलोचनाएं। इस समीकरण के अनुसार मुद्रा की मांग केवल उपभोग वस्तुओं के लिए की जाती है, जबकि वास्तविक जीवन में मुद्रा की मांग उपभोग के अतिरिक्त, जैसा कि हम जानते हैं, अन्य कई कारणों से की जाती है। ये सही नहीं है कि लोगों द्वारा अपने पास अथवा बैंकों के पास जो नगद कोष है वो केवल चालू आय का ही भाग हैं। वास्तव में पहले से की गई बचतें भी इसमें शामिल होती हैं। इस समीकरण के अनुसार नगद शेष की मात्रा K से प्रभावित होती है। वास्तविक जीवन में मुद्रा की मात्रा परिवर्तन होने पर R और K दोनों ही प्रभावित होते हैं। यह सिद्धांत अपूर्ण है। ये सिद्धांत ये नहीं बताता कि कीमतों में वृद्धि से उत्पादन और आय में कितनी वृद्धि होगी।
नेक्स्ट, यह सिद्धांत मुद्रा की मांग को इकाई लोच के बराबर मानता है, जो कि अवास्तविक है क्योंकि सदैव मांग की लोच इकाई नहीं होती है। मुद्रा की मांग की लोच इकाई केवल स्थितिक परिस्थितियों में ही संभव है। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था गतिशील रहती है, समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत में तरलता पसंदगी के सट्टा उद्देश्य की उपेक्षा की गई है। वास्तव में सट्टा उद्देश्य की मांग कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक होता है। धन्यवाद।